चीज़ तो हम छोड़ेंगे कि इसको छोड़ देते हैं, चलो समझ में नहीं आ रहा छोड़ देते हैं। फिर कई बार क्या सोचते हैं, चलो ठीक है अब तुक्का मार देते हैं। तो होगा क्या, उसमें तुक्का नहीं मारना, सीधी सीधी बात है। आपके जो आगे वो उसने एक्स वाई जेड आगे उसने जो सेकंड इनवर्स लिखा है, आप इसके ऊपर गौर करो। उसने वेग इस तरह का मान दिया है और आगे इकाई देखो, जो वेग इस तरह की इकाई सेकंड इनवर्स बताओ किसके लिए होती है, प्रथम कोटि के लिए। तो उस आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि वो अभिक्रिया कौन सी कोटि होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। आपको कुछ भी पेन भी नहीं चलाना, केवल बस दिमाग से ही आंसर आ रहा है, इतनी सी चीज़ को पहचानते ही, ठीक है ना। तो ऐसे बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो तो आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देख लो, स्टेट की किसी भी एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल ईजी है। तो देखो अगला पॉइंट नंबर 8, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण देखो भाई, शून्य कोटि में हमने लिखा था ना कि सभी विघटन अभिक्रियाएं क्या होती है, शून्य कोटि का उदाहरण होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है वो आप कहोगे कि सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं क्या होती है, प्रथम कोटि का उदाहरण होती है। ठीक है भाई, जितने भी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है, प्रथम कोटि का एग्जाम्पल होती है। तो जब भी रेडियो एक्टिव नाम आ जाए ना तो वहाँ पे क्या करोगे, सीधा प्रथम कोटि। अब अकार्बनिक रसायन विज्ञान में आप जहाँ पे नाभिकीय रसायन वाला पार्ट है वहाँ पे आप इसको पढ़ोगे तो फिर भी मैं इसकी जो समीकरण है रेडियो एक्टिविटी की वो सीधे सीधे लिख देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 बटे टी log N0 बटे NT। कुछ नहीं है, ये इसी का रूपांतरित रूप है। यह इसी का रूपांतरित रूप है। जो लैम्डा है वो क्या है, K1। इसको रेडियो एक्टिविटी में बोला जाता है क्षयांक, अंग्रेजों के लिए डिके कांस्टेंट। ठीक है भाई, टी आपका टाइम है, N0 ये है प्रारंभिक सांद्रता और NT टी समय पे सांद्रता। रेडियो एक्टिव पदार्थों की बात करते हैं इसलिए यहाँ पे N0 NT यूज़ किया है। वैसे फर्स्ट ऑर्डर में अपन जनरली क्या यूज़ करते हैं, C0 और CT। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए ये वाली इक्वेशन आपको काम में लेनी है। और कहाँ लोगे, जो रेडियो एक्टिविटी वाली यूनिट आएगी अकार्बनिक में वहाँ। बाकी आपकी यहाँ भी अगर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है तो नाम वो रेडियो एक्टिविटी का दे देगा और बाकी सारे डाटा ये देगा, तो आप इस फॉर्मूले से यहाँ भी कैलकुलेट इसको कर सकते हो। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है N2O5 का तापीय विघटन। N2O5 का तापीय विघटन। देखो भाई, अंग्रेजों इसको ऐसे कह सकते हो आप, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, या फिर आप इसको कह सकते हो पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। पायरो का मतलब होता है हीट, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो हीट की प्रेजेंस में टूटना या फिर तापीय विघटन। तो जब N2O5 को आप गर्म करोगे तो वो टूटेगा, इसकी रिएक्शन क्या होगी, N2O5 आपने किया इसको गर्म तो ये बनेगा N2O4 प्लस हाफ O2। तो ये जो अभिक्रिया है ये किसका एग्जाम्पल है, प्रथम कोटि का एग्जाम्पल होता है। दूसरा आपने पढ़ रखा होगा इक्षु शर्करा का प्रतिपन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं,
किसके होते हैं? प्रथम कोटि के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो आप इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखोगे, एस्टर का जल अपघटन। ठीक है भाई, इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है, बस केवल एग्जाम्पल के नाम याद रखने हैं, क्या पता कभी पूछ ले। एस्टर का जल अपघटन लिख रहा हूँ मैं। देखो, दो प्रकार से होता है, अम्लीय माध्यम में भी होता है और क्षारीय माध्यम में भी होता है एस्टर का जल अपघटन। एस्टर क्या होता है? RC≡O≡R। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लिख के बता रहा हूँ, CH3C≡O≡C2H5। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा H+ और यहाँ पे मैंने लिख दिया H2O। ठीक है, आप यहाँ पे OH- भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप H+ लिख रहे हो तो अम्लीय जल अपघटन होगा, और अगर आप OH- लिख रहे हो तो क्या होगा? क्षारीय जल अपघटन होगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं है। तो क्या होगा? एक तो बनेगा आपका एसिड और दूसरा बनेगा आपका एल्कोहल। तो एक तो आपको बनने वाला है CH3C≡O≡OH प्लस C2H5OH। तो एक तो बनने वाला आपका एल्कोहल और एक का क्या बनने वाला है? एसिड। ये आपका क्या है? एस्टर। ठीक है, तो एस्टर का जो जल अपघटन होगा वो भी किसका एग्जाम्पल होगा? प्रथम कोटि का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल इसका देखो, जो चौथा एग्जाम्पल है वो है ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन। देखो, ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है? COOH गरम किया तो एक तो यहाँ से क्या बाहर होता है? CO2। एक क्या बाहर होता है? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और एक क्या बच गया? CO। तो देखो, देखिए क्या क्या बाहर होगा? COOH। तो एक तो बाहर हुआ CO2, एक बार हो गया पानी और दूसरा बार हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो डिकम्पोजिशन होगा वो इस टाइप से होगा, और ये भी किसका एग्जाम्पल होगी? बताओ किसका एग्जाम्पल होगी? प्रथम कोटि का एग्जाम्पल होगी। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, आप इनके नाम याद रख लेना, ये एग्जाम्पल से याद रख लेना। एग्जाम्पल्स वैसे जनरली कोई पूछता नहीं है। मेन जो है वो अब है इसके न्यूमेरिकल पोर्शन। तो हम 4 या 5 न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, ओके। तो पॉइंट्स अपने ख़त्म हो गए हैं, अब पढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखो भाई, बिल्कुल इजी है, सीखने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि न्यूमेरिकल मुझे तो नहीं आते, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको नहीं आती, आपको सब कुछ आता है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में करेंगे अपन, और 1-2 एग्जांपल तो यहाँ से एज इट इज़ फर्स्ट ग्रेड में कहे थे वो भी मैं आपको करवाऊँगा, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में लगने वाला समय। पहला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में लगा समय 10 मिनट हो तो एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को 90% पूरा होने में लगा समय 10 मिनट हो तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो। ठीक है भाई, हो तो इसका
वेग स्थिरांक ज्ञात करो, ज्ञात करो। क्या पूछा है? K1 पूछा है। ठीक है, करते हैं सोल्व। आओ देखो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारा तो काम ही यही है कि जब भी न्यूमेरिकल आएगा हम इस हिसाब से सोल्व करेंगे। प्रारंभ में मतलब t बराबर 0 की बात करते हैं। ठीक है, क्या इसकी प्रारंभिक सांद्रता दी है? देखो कहीं दी हुई क्या? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में लगा समय 10 मिनट है, तो इसका वेग स्थिरांक ज्ञात करो। नहीं दी है। अगर नहीं दी हुई है तो हमने मान लिया कि कितनी है, 100 है। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100 है। ठीक है, मैंने मान लिया। तो इस टाइम पे उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, 0। अब देखो क्या कह रहा है, t बराबर 10 मिनट पे कह रहा है। क्या कह रहा है? t बराबर, जब t बराबर 10 मिनट है उस समय अभिक्रिया कितना प्रतिशत पूरा हो गई, 90%। इसका मतलब उत्पाद जो है वो कितना बन गया, 90% बन गया। तो इस समय अभिकारक कितना बचेगा, पहले तो ये बताओ। क्या करते थे अपन, ए नोट माइनस एक्स करते थे ना, तो इस ए नोट माइनस एक्स, ए नोट कितना था 100, एक्स कितना बना 90, तो ये कितना बचेगा भाई, बोलो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब बोल रहे क्या, इसका वेग स्थिरांक ज्ञात करो। तो हमारे पास टी बी गिवन है, ए बी गिवन है और ए नोट माइनस एक्स भी गिवन है। तो दिक्कत क्या है, कैलकुलेट करो वैल्यू। K1 इज इक्वल टू 2.303 बटे टी लोग ए नोट ओवर ए नोट माइनस का एक्स। ए नोट कितना गिवन है 100, ए नोट माइनस एक्स ये रहा कितना है 10। ठीक है, वैल्यू पुट करो। और टी कितना है 10 मिनट। K1 इज इक्वल टू 2.303 बटे 10। अब क्योंकि समय मिनट में दिया हुआ है तो आंसर में जो वेग इस तरह की इकाई आएगी उसमें भी आपको क्या लिखना है, सेकंड नहीं लिखना, मिनट लिखना है। ठीक है, 10 लोग ए नोट, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100, वेरी गुड। और ये है ए नोट है भाई, ए नोट माइनस एक्स। बताओ टी समय पर सांद्रता कितनी आएगी 10। बहुत बढ़िया, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, 0 से 0 मरा। लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बहुत बढ़िया, हटाओ इसको, तो सीधा सीधा देखो क्या आ गया, K1 इज इक्वल टू 10 का भाग लगाओगे इसमें तो ये पॉइंट इधर हो खिसक जाएगा, है ना, तो आएगा 0.2303 और सीधा मिनट इनवर्स। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। 0.2303 मिनट इनवर्स। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं किया। अगर प्रारंभिक सांद्रता नहीं गिवन होती है, कितनी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, आपको कोई भी कोटि का न्यूमेरिकल हो बस इस टाइप से सोल्व करना है। प्रारंभ में नहीं दिया, हमने 100 मान लिया, उत्पादित कंसंट्रेशन 0। अब कितनी प्रतिशत पूरी हो रही है उसको यहाँ लिख दो कि 90% पूरी हुई, 90%। तो ये कितना बचेगा, हमने कल भी एक न्यूमेरिकल किया था 0 ऑर्डर का, ऐसा कि 200 मिनट बाद में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी बचेगी, तो जो बना था उसको प्रारंभिक सांद्रता में से घटा दिया था। ठीक है, तो ए नोट माइनस एक्स हमें पता लग गया 10 है। फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में रखा, वैल्यू रखी और पुट कर दिया, आंसर आ गया। वेग स्थिरांक पहुंचा था, क्योंकि टाइम मिनट में दिया हुआ था तो हमारे पास आ गया मिनट इनवर्स। अगर किसी को ये सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो 2.303 बटे 10 लिख के ही आ जाना, और आगे क्या लिख के आ जाना, मिनट इनवर्स। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके, मिटा रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कितना सिंपल है रे। जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए थे उनको मैं लास्ट में करवाऊंगा, तो उनके लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा।
ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता m/10 है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता m/10 है। आगे क्या बोल रहा है, m/10 है, तो 8 मिनट 20 सेकंड बाद अभिकारक की सांद्रता m/100 हो जाती है, तथा 8 मिनट 20 सेकंड, दिख रहा है क्या, 8 मिनट 20 सेकंड बाद प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाती है, m/100 हो जाती है। ठीक है भाई, m/100 हो जाती है। तो क्या पूछ रहे हैं, तो वेग स्थिरांक ज्ञात करो। तो वेग स्थिरांक ज्ञात करो। ठीक है भाई, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन। मैं क्या, हम मिलके साथ ही करते हैं। देखो मैच करना, पहले तो देखो क्या क्या गिवन है, कुछ भी हो नहीं हो, हमारा काम तो पहला यही है कि हम तो एक रिएक्शन बनाएंगे A से P। यहाँ पे t = 0 टाइम पे डी ए के प्रारंभिक सांद्रता, जी बिल्कुल दी है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 1/10। m/10 का मतलब होता है, 1/10 और m का मतलब होता है मोलर। इसका मतलब क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, सेकंड नहीं है, सॉरी, मोल पर लीटर। तो जो m है उसका मतलब है मोलर, और मोलर का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। तो उसने इतना बड़ा ना लिख के, मोल पर लीटर ना लिख के क्या लिख दिया, कैपिटल M। तो 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो गया, 0.1। ठीक है भाई, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 0.1 है। उस टाइम पे प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी है, 0। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है, t = 8 मिनट 20 सेकेंड। तो क्यों ना हम क्या करें, इसको बिल्कुल सीधा ही बना लें, सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। तो हमें पता है 8 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो 8 मिनट में कितनी होगी, 8 से 480 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, टोटल कितनी होगी, 500 सेकेंड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि t = 500 सेकेंड बाद में, जो 500 सेकेंड बाद में जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी हो जाती है, m/100 हो जाती है। फिर से m/100 आ गया, m/100 का मतलब क्या होगा बताओ, 1/100, और 1/100 का मतलब होगा, देखो इसको आप लिख सकते हो 1/10⁻², ऊपर लेके जाओगे 10⁻−2, आप इसको लिख सकते हो 10⁻−1। ठीक है, तो 20 सेकेंड, सॉरी 500 सेकेंड बाद में ये कितना हो जाएगा, अब जो इसको आप a-x कहते थे, ये कितना हो जाएगा, 10⁻−2 हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, वेग स्थिरांक याद करो, कर लो। K1 = 2.303/t log A0/A0-x। सारे मान आपके पास गिवन है। A0 ये रहा, इसको क्या लिखते हो, या 10⁻−1। ठीक है, लिख दो। K1 = 2.303/t कितना है, 500 सेकेंड, log
10 की घात -1 बटे 10 की घात -2। एक तो मर रहा है क्या, नीचे कितना बचेगा 10 की घात -1, ऊपर लेके जाओ कितना बचेगा 10 की घात +1 या 10। तो log 10 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कुल मिला के log 10 का मान कितना हो जाएगा 1। कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा है। आंसर क्या आएगा K1 = 2.303 बटे 500, और ये किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट आप इसको कर लेना। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करना है तो जब आप इसमें भाग लगाओगे तो ये आएगा 0.00464606। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो K1 = 4.6 इंटू 10⁻³ देखो 4.6, तो ये जो स्टार्टिंग वाले 3 पॉइंट हैं 10 की घात -3 में चले गए, सेकंड इनवर्स। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में तो उसने कहा था 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन हमने पूरे समय को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो 8 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 8 मिनट 20 सेकंड, इसका मतलब है 500 सेकंड। ठीक है भाई, ओके। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई, जिसको न्यूमेरिकल करना पसंद नहीं है वो इस पोर्शन को स्किप कर सकता है। मेरा दायित्व बनता है कि आपको मैं न्यूमेरिकल करवाऊँ, इसलिए मैं अपना दायित्व पूरा कर रहा हूँ। डिपेंड करता है आप पे कि आप सीखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर सीखना चाहते हो तो आराम से वीडियो को पॉज करो और फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। ठीक है, ये लो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कहता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में 60 मिनट लगते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में 60 मिनट लगते हैं। आगे क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में 60 मिनट लगते हैं। तो अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगने वाले समय की गणना करो। लगते हैं तो अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगने वाले समय की गणना करो। ठीक है भाई, देखो जब भी क्वेश्चन दे कुछ मत करो, पहला काम अपना ये लिखो A to P। हाँ मुझे पता है आप कर रहे हो, आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, ठीक, मैच करते जाओ। T = 0 टाइम पे क्या कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। मान लिया हमने 100, माना अंग्रेजों के लिए लेट, माना प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, अरे बोलो तो कितनी है, 100 अपन ने मान ली। उत्पादकी 0। क्या कह रहा है, T = 60 मिनट पे, T = 60 मिनट के अभिक्रिया कितनी प्रतिशत पूरी हो रही है, 90% पूरी हो रही है। तो उस टाइम पे ये कितना बचेगा, 100 - 90। ठीक है, यही बचेगा। तो यहाँ से पहले हम क्या याद कर लेते हैं, K1 ज्ञात कर लेते हैं। K1 की वैल्यू क्या है
2.303 बटे टी log a0 ओवर a0 माइनस एक्स। ठीक है, तो K1 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 2.303 बटे टी की जगह क्या लिखोगे 60 मिनट, log a0 इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 100। अब a0 माइनस एक्स कितना बचेगा 10, 0 से 0 मरा, log 10 का मान 1। ठीक है, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी log 10 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्या आएगा आपके पास K1 इज इक्वल टू 2.303 बटे 60। बोलो भाई इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये तो क्या आया है, क्या आया है K1 आया है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखो, अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगने वाले समय की गणना करो। तो दो तरीके हैं, करते हैं एक बार इसी तरीके से। अब देखो वो काम ही करना है, 90% हमने ज्ञात कर लिया। अब बोल रहा है 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा, अब समय पूछ लिया। ठीक है, तो देखो अब ज्ञात पूछ लिया उसने समय t इज इक्वल टू, और बोल रहा है t 50%। वैसे तो आप t 50% का मतलब क्या हुआ अर्धायुकाल, और अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है t हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर K1। K1 की वैल्यू गिवन है, 0.693 में भाग लगाओ क्या आ जाएगा t हाफ, मतलब 50% पूरा होने में लगा हुआ समय आ जाएगा। हम दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले तरीके से आ जाओ, इस फॉर्मूले में हम t1 ज्ञात करना है ना, तो क्या लिखोगे 2.303 बटे K1 log, अब देखो a0 कितना है 100 है भाई, ये तो पूरा 100 है। a0 माइनस एक्स कितनी प्रतिशत पूरी हो रही है 50% पूरी हो रही है, तो ये कितना बचेगा 100 माइनस 50, 0 से 0 मरा, log 5, ये कितना बचेगा log 2। ठीक है, तो t 50% बराबर 2.303 बटे K1 और log 2, चूँकि log 2 की वैल्यू तो कितनी है 0.3010 होती है, और K1 की वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है 2.303 ओवर 60। देखो यहाँ पे आप कैलकुलेट करते तो टाइम ज़्यादा लगता, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, फिर आगे इसको काटने में यूज़ ले लेंगे। इसलिए हमने क्या किया t 50% को कैलकुलेट किया तो क्या आया 2.303 बटे K1 की जगह रखा मैंने 2.303। अब जो 60 लिखा है, जो 60 नीचे आएगा वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू 60 वो आपका ऊपर चला गया, और इंटू में 0.30 आपका log 2 का मान है। तो ये तो आपस में कट गए। क्या आएगा t 50% बराबर 60 गुणा 0.3010। कैलकुलेट करते हैं भाई, t 50% बराबर ये आपका आएगा 18 मिनट आएगा भाई। देखो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो ये आएगा 18 मिनट। ठीक है, कि 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी वो 18 मिनट लेगी। दूसरा आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्या है कि आप इसको यहाँ से उधर से ना जाके सीधा सीधा यहाँ से जा सकते थे। t हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर K1। अब जो 0. इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2.303 गुणा 0.3010 बटे K1। देखो भाई दिख रहा हूँ मैं, चलो इधर आ जाता हूँ, नहीं दिख रहा। मैंने क्या कहा था, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 50% पूरा होने में। अब 50% पूरा होने का मतलब क्या है अर्धायुकाल। अरे हमने क्या लिखा था कि
किसी भी अभिक्रिया के आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है, तो अगला कह रहा है 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो हमें अर्धायुकाल का फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर का कि T½ = 0.693/K1 होता है। और 0.693 कैसे आया था, जब हमने 2.303 को 0.3010 से गुणा किया था तब आया था। तो मैंने इसको खोल के लिख दिया 2.303 गुणा 0.3010 बटा में K1। अब K1 का मान यहाँ चिपकाओगे तो 2.303 से तो 2.303 कैंसिल हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 60.30 से गुणा होकर वापस से वो का वही आंसर आ जाएगा। तो आप इतना लंबा तरीके से चले जाओ या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट से चले जाओ, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब वो क्या करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कि आपको उधर से जाना है या इधर से जाना है। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है अच्छे से सबने कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करोगे आपके दिमाग में अपने आप ही आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, इस लेंदी तरीके से लेके जाना है या उस डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से लेके जाना है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 3। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सोल्व करने का तरीका आपको फॉलो करना है, सब कुछ काम आसान होता जाएगा। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 1-2 जो इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन और, दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड में इस बार आया था, विश्वास नहीं हो तो पेपर उठाना रसायन विज्ञान का फर्स्ट ग्रेड का 2020 का और वहाँ पे चेक कर लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन याद था तो एज इट इज़ डायरेक्ट टिक मारते उसके। ठीक है भाई, तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं कृपया अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। ठीक है भाई, क्या करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने में लगने वाला समय। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने में लगने वाला समय अर्धायुकाल का लगभग 10 गुना होता है। लगने वाला समय अर्धायुकाल का लगभग 10 गुना होता है। एक काम कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों के ऊपर इम्पोर्टेंट लगा लेना। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हो या कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैक्सिमम 90% चांस हैं कि इन दोनों ही क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं लोग पूछते नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन चांस इसके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी और से ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा है, पॉज करो, सोलो करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो, सिद्ध करवा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने में लगना जो समय हो रहा है वो अर्धायुकाल का लगभग 10 गुना होता है। सबसे पहले हमें ये टाइम ज्ञात करना है 99.9% पूरा होने में। ठीक है, कितना समय लग रहा है, तो 2.303/K1 log A0 और A0 - x हम करते आए हैं। अब क्या आपको यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता दी गई है क्या, नहीं दी गई। अगर नहीं दी गई तो हम इसको कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो पहला काम हमारा क्या है, मानना प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
भाई ए नोट एक रिएक्शन लिखते थे अपन, शुरू से लिखते आ रहे हैं, टी बराबर 0 पे तो उसको कितना माना 100, उस टाइम पे ये कितना है 0। अब ये पूछ रहा है कि 99.9% पूरा होने में, मतलब रिएक्शन कितनी पूरी हो गई 99.9% पूरा हो गई। तो अब ये कितना बचेगा 100 माइनस 99.9, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 0.1। ठीक है भाई। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो ये T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 बटे K1 log 100 बटे ये ए नोट। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख दो 100 माइनस 99.9, या फिर आप सीधा लिख दो 0.1। पॉइंट उठाओगे क्या लगेगा, ऊपर 0 लग जाएगा। ठीक है, ऊपर 0 लग जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 10 की घात 3, और अगर log 10 की घात 3 होगा तो उसको क्या लिख सकते हो आप, 3 log 10 लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो मैं करके बता रहा हूँ, इधर इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि हमने पॉइंट आपके पास था 100 बटे 0.1, पॉइंट उठाया, ऊपर क्या लगा दिया 0 लगा दिया, तो आपके पास आ गया ऊपर 10 की घात 3। ठीक है, और इसके पहले क्या लगा हुआ है log 10 की घात 3 है, तो 3 आ गया जाएगा log 10 हो जाएगा। log 10 का मान कितना होता है 1, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा T 99.9% बराबर 2.303 बटे K1 इंटू 3। ये आ गया आपके पास समीकरण 1। ठीक है भाई, इसके बाद में क्वेश्चन को आगे पढ़ो। ये सिद्ध करना है कि जो 99.9% पूरा होने में समय लग रहा है, ये जो समय लग रहा है ये अर्धायुकाल का लगभग कितना होना चाहिए 10 गुना होना चाहिए। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, जो अर्धायुकाल होता है फर्स्ट ऑर्डर का वो कितना होता है 0.693 ओवर K1 होता है। यहाँ से K1 की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ चिपका दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से K1 इज इक्वल टू 0.693 ओवर T हाफ। ठीक है भाई, वैल्यू को पुट नहीं करते हैं, चलो देखो 1 मिनट, आप इसको इक्वेशन 2 नाम दो। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करो। समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो क्या आएगा T 99.9% बटे T1/2 बराबर 2.303 गुणा 3 अपॉन K1। अब जो बटा में वो ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, इंटू K1 अपॉन 0.693, K1 से K1 मरा। अब देखो इसको थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में खोल के लिखा था 0.693 को, कैसे 2.303 गुणा 0.3010। तो आगे लेके चलते हैं इसको। क्योंकि 0.693 जो होता है वो होता है 2.303 गुणा 0.3010। तो आपके पास आया T 99.9% बटे T1/2 इज इक्वल टू 2.303 गुणा 3 बटे 2.303 गुणा 0.3010। ये तो आपस में मरे। अब पॉइंट क्या गया 4 0 है या फिर 3 0 है। ठीक है, ये पॉइंट उठाया, आगे लगा दिया 4 0 लगा दिए। ठीक है, ये 1 0 से तो 1 0 कट गया। तो जब इसको रखोगे, कैलकुलेट करोगे, T 99.9% बराबर
ये आ जाएगा 10 टी आपके लगभग आएगा आंसर, ठीक है। जब आप 3/0.3010 करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 10 टी आपके लगभग आ जाएगा। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि जो 99.9% पूरा होने में जो समय लग रहा है वो अर्धविकल्प कितना है, 10 गुना होता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देखो, पॉज करो।